अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? तैयारी कैसी जा रही है आप लोगों की? अच्छा, आज इस लेक्चर में हम मॉडल पेपर जो 12th क्लास का फेडरल बोर्ड उसको सॉल्व करेंगे। उसके सारे एमसीक्यूज देखेंगे डिटेल के साथ, क्या पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं और कैलकुलेटर आपको कितना हेल्प कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको पता है मैं लाइव सेशंस करता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर का आज रात को लाइव सेशन करना है और पहले 9th-10th का भी करता रहा हूँ। तो लाइव सेशन में इंशाल्लाह इस मॉडल पेपर को सॉल्व करूंगा। गेस्ट पेपर भी अपलोड हम कर सकते हैं, ठीक है, और मैं करूंगा इंशाल्लाह। और उस पर भी डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सिंपल ये एमसीक्यूज में सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि बड़ी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि क्या चीज पॉसिबल हो सकती है। और इसके अलावा ऑलरेडी मैं यहाँ पर देखें तो ये मैं मेरी प्ले लिस्ट एक है, आल दो इसमें सिर्फ एक वीडियो है 2025 का जो मॉर्निंग का पेपर था वो मैंने अपलोड किया है। और ये मेरी वेबसाइट है, इसमें अगर आप डाउनलोड्स में जाएं तो यहाँ पर फेडरल बोर्ड पर क्लिक करें तो क्लास 12 में जाएंगे तो इसमें कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें ये मॉडल पेपर भी है और पुराने पेपर। कम से कम ये पेपर आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? क्योंकि आपको पता है बुक चेंज हुई है, तो आपको एमसीक्यूज में बड़े हेल्प करेंगे। तो वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट इज कि कैलकुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास विस का अगर आपके पास है परफेक्टली फाइन, अगर ये नहीं है तो फिर कैसियो FX991 ES प्लस ले ले। तो अब हम सॉल्व करते हैं पहला एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर द इनवर्स ऑफ फंक्शन दिस। अच्छा, ये आ सकता है एमसीक्यू के लिए, काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। इनवर्स फाइंड करने के ना मल्टीपल वेज हैं। एक आसान तरीका वैसे ये होता है कि सबसे पहला काम जहां पर f ऑफ x है वहां पर हम y भी पुट करते होते हैं। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आता होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि f ऑफ x को रिप्लेस कर देना है y के साथ और इज इक्वल टू क्या है x माइनस 1/2। उसके बाद अगला काम ये करना है कि जहां जहां y है वहां पर x पुट कर देना है, जहां जहां y है वहां पर एक्सपोर्ट कर देना है। ये नेक्स्ट स्टेप है। या इसी को सिंपलीफाई करके भी आप कर सकते हो, या आप एस एक्स को सेपरेट करें। बल्कि पहला काम जो बताया वही कर लें कि y की जगह x लिख दें, y की जगह x आ गया इज इक्वल टू x की जगह क्या आ गया y। y को x से और x को y से रिप्लेस कर देना, -1/2। यहां से बस y को अलग कर लें। देखिए 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और ये माइनस वाली तरह क्या हो जाएगा +1। तो 2x + 1 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ये ऐसे है। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर करते हैं तो उसमें नॉर्मली पहला स्टेप यही होता है। अगला स्टेप होता है कि x को सेपरेट करो। तो यहां पर x को सेपरेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 2y + 1, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो अगर x को निकालना है दैट इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये जो है ना यहां से x f इनवर्स y, तो इस x को हम रिप्लेस कर देते होते हैं f इनवर्स y के साथ इज इक्वल टू 2y + 1। अब जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, जहां जहां y है वहां पर x पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 2x + 1। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज है, ठीक है। तो ये जी पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है जी। अच्छा, और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि f ऑफ इनवर्स x होता है हमेशा x के बराबर होता है, यानी f इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू x। यानी फंक्शन के अंदर अगर हम f इनवर्स x को पुट कर दें, यानी फंक्शन में जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह हम f इनवर्स x को पुट कर दें, हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा x आएगा। या इसी तरह f इनवर्स x जो है उसमें जहां जहां x है वहां पर फंक्शन पुट करते हैं f ऑफ x, इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, तब भी आंसर क्या आता है x आता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूं, ये एमसीक्यूज के अंदर आज ये चीजें जाती हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि आपके पास ना वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन ये होता है लाइक आपके पास ये स्ट्रेट लाइन चलती जा रही है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आ जाए किसी पॉइंट पर, x की किसी वैल्यू पर इनफाइनाइट आंसर आ जाए उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। और फंक्शन से कैसे पता चलता है, इसमें दो चीजें होती हैं कि फंक्शन देखना है कि किस वैल्यू पर अनडिफाइंड हो। अगर वो अनडिफाइंड किसी वैल्यू पर हो यानी इनफाइनाइट आंसर हो तो आप डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस फंक्शन को देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2, नीचे में पता है a² माइनस b², तो x माइनस 2 है और क्या है x + 2 है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पर देखिए ये जो डिनोमिनेटर था ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू अगर 2 पुट करें या x की वैल्यू -2 पुट कर। 2 पुट करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू +2 या -2 पुट की जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड, क्यों? बिकॉज लेट्स से 5/0 आपके पास है तो इनफाइनाइट आंसर आता है। तो याद रखें जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो अनडिफाइंड होता है। ये 5 ऐसे मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर 5 आ रहा है। अगर लेट्स से मैं 2 पुट भी करता हूं तो मेरे पास ऊपर भी 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी 0, क्योंकि 2 - 2 0, 0 × 4 वो 0। तो 0/0 फॉर्म भी अनडिफाइंड होती है, ये भी क्या होती है अनडिफाइंड। अगर आपको नहीं पता तो कैलकुलेटर आपको हेल्प करता है। देखें ये कैलकुलेटर हमारे पास है, तो अगर मैं लिखता हूं 0/0, 0/0, यू विल गेट
मैथ एरर। इसी तरह अगर यहां पर कोई भी वैल्यू आपके पास आती है, लेट्स से 5 आता है, 5/0 अनडिफाइंड, ठीक है, 0/5 करेंगे तो वो आपके पास 1 वैल्यू आती है, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अब यहां पर देखें, वैसे भी इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये x-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल पीछे रह जाएगा 1/x+2। अब यहां पर x की क्या वैल्यू पुट की जाएगी, 0 हो जाए, सिंपल आप डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लो 0 के, x+2 = 0 और यहां पर x = -2। यानी अगर इस फंक्शन में हम -2 पुट कर दें, क्योंकि ऑप्शन में +2 है ही नहीं, -2 पुट गए, -2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 0, तो डायरेक्ट भी आप ऑप्शन को पुट करके भी कर सकते हैं कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं यहां पर कि मेरे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए या इनफाइनाइट आंसर उसका आ जाए, तो वो है -2। बाकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक्स यही थी कि ऑप्शन को पुट करें, जहां पर अनडिफाइंड आता है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा गया है, यानी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो आपका एक्स है। हमेशा हम डिफरेंशिएट करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर एक्स है, ये जो साइन अल्फा है फिर ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। साइन अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इस साइन अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं और हमें पता है 1/सेकेंड क्या होता है, कॉस, बिकॉज सेकेंड और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो 1/सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो हमने सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है d/dx किसके बराबर होता है, कॉस को होता है नेगेटिव साइन एक्स। तो माइनस ये साइन अल्फा कांस्टेंट और कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस मैंने लगा दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। देखिए क्या आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, और यहां पर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज बात हो जाते हैं। वो अगर ये आ जाए आपके पास कि जी डिफरेंशिएट करें इसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अगर इसका पूछ लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव 0 है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इसमें है ही नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है, इफ y = sin x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y4। y4 फोर्थ डेरिवेटिव है, तो y4 को ऐसे भी लिखते होते हैं, y4 को ऐसे भी लिखते हैं, y4 को हम ऐसे 4 डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल वेज हैं, या इसको d4y/dx⁴ भी लिखा जा सकता है। तो मल्टीपल वेज होते हैं जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखें ये फंक्शन y है, इसका पहला डेरिवेटिव लें y1, साइन का क्या आ जाएगा, साइन का कॉस आ जाएगा। वैसे मैं बताऊं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो चौथे डेरिवेटिव के बाद रिपीट करते हैं, चौथे डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब सेम आंसर आ जाएगा। ये तो वैसे जनरल रूल बता दिया आपको मैंने, लेकिन हम करके भी देख लेते हैं। पहला डेरिवेटिव ये आ गया, इसका दूसरा लें, कॉस को होता है नेगेटिव साइन एक्स, देखिए माइनस साइन एक्स। तीसरा लें, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर, साइन को होता है कॉस, ऐसे आ गया। और चौथा लें तो कॉस को होता है नेगेटिव साइन, पहले भी माइनस है तो आपके पास प्लस साइन एक्स आ जाएगा। देखिए रिपीट हो गया कि नहीं, यानी फंक्शन रिपीट करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक किसके बाद, चौथे डेरिवेटिव के बाद। तो इतना सिंपल आपके पास, कोई भी आपके पास आ सकता है, cos x होगा तो उसका भी चौथे के बाद रिपीट उसने करना ही करना है, ठीक है जी। ये करके दिखा दूं आपको, ये देखिएगा, अगर आपके पास cos x आता है तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा, cos को होता है नेगेटिव साइन x, ये आ गया। दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव cos x हो गया। और इसके बाद आपके पास ये दूसरा डेरिवेटिव हो गया, जो तीसरा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव cos होता है नेगेटिव साइन x, माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो साइन x। और चौथा डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, cos x। तो ये देखें क्या रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, cos x। फंक्शन भी कौन सा, चौथे डेरिवेटिव रिपीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है जी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, जब हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं इसका मतलब है कि ये जो आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी डाउनवर्ड या अपवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन डाउनवर्ड अगर होगा ना लाइक दिस, तो ये कैसे पता चलता है, ये मैक्सिमम वैल्यू, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक का यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो तब ऐसे होगा, अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर ऐसे होगा। यानी ये जो ax² + bx + c लिखते होते हैं, अगर ये नेगेटिव कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का तो फिर आपके पास ये अपवर्ड कर्व होगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर डाउनवर्ड। हमारे केस में ये बनती है, ये नहीं बन रही। तो ये देखें मैक्सिमा है, और ये क्या है, ये मिनिमम होता है। तो एनी हाउ हमने क्योंकि वैल्यू निकालनी है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैक्सिमम मिनिमम है। तो तरीका क्या होता है, हमने इस इंटरवल में देखना है। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव ले और आंसर को 0 इक्वेट कर लें। देखें क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा और +3 = 0। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x = 3, ये नेगेटिव इधर का प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली, ये जो मैक्सिमम होता है ना, ये किसकी, इस x पर इस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है वो हमने बताना होता है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमा कर होगा। तो सिंपल इस वैल्यू को इधर पुट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पर 3/2 पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। और देखें ये इसके लिए कैलकुलेटर में से बेस्ट है, हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो -9/4 आ जाएगा आपके पास, और +3 ×
3/2, ये क्या हो जाएगा, ये भी 9 सॉरी नीचे 3/2 है और -2, तो कितना आ गया -9/4 और +9/2 और -2। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज कर लें, आपके लिए आसानी वैसे हो जाएगी। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, किसी भी फंक्शन को वैल्यूएट करना है, इसके लिए आपका मैनुअली पुट करें, टेक्स टू मच टाइम, तो आप ये फंक्शन पुट ही कर लें। अल्फा को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आपके लिखेंगे नेगेटिव x का स्क्वायर। देखें एक मिनट रुकेगा, हम पहले नेगेटिव लिखते हैं और फिर अल्फा प्रेस करके ये x है, ये आ गया, ये इसका स्क्वायर आ गया, आगे क्या +3x +3 अल्फा प्रेस करके x लिखेंगे, 3x आ गया और -2, ये -2 है। अच्छा, इसको फंक्शन को इवैल्यूएट करना है तो कैलकुलेट करेंगे किस वैल्यू पर, 3/2 पर। इसको छोड़ दें जो पीछे वैल्यू आ गई, तो 3/2, ये देखें 3 है और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, तो इक्वल प्रेस कर दें, तो देखें आंसर कितना आ गया 1/4। हमें करने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए हम एलसीएम लेते रहें और प्लस माइनस करते रहें, गोली मारें इस काम को, जो काम कैलकुलेटर कर ले तो वो काम आप आसान करें। तो 1/4 क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि ये जो x की वैल्यू आई क्या इस इंटरवल के दरमियान में है, यस है, बिकॉज ये क्या होता है 1.5 होता है, तो इसका मैक्सिमा कर होगा। और मैक्सिमा की एक और कंडीशन ये होती है कि आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लो, क्या ले लो, डबल डेरिवेटिव, तो वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। मैक्सिमा की अलामत ये होती है कि डबल डेरिवेटिव का होता है नेगेटिव होना चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव लें f'(x), ये वैसे चेक करने के लिए बता रहा हूं, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो मैक्सिमा होगा, ये नेगेटिव डबल डेरिवेटिव आएगा ही आएगा। करके देखें, -2 आंसर आ गया, क्योंकि x का 1 होता है, 3 का कांस्टेंट का 0, तो देखें नेगेटिव आंसर आ के नहीं आ रहा, लेकिन इसका कोई रोल यहां पर नहीं है। रोल क्या है कि जो x की वैल्यू आई उसको फंक्शन में पुट करो। अब देखें हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब है ये आपका मैक्सिमम होगा। ऐसे करके यहां पर कोई x एक्सिस होगा आपका और x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, यानी बल्कि ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू जब ये होगी, एक मिनट मैं ये बता रहा हूं, तो यहां पर आपकी x की जो वैल्यू है ना, ये फिर मैंने ओरिजिन बना दिया, यहां पर आपके पास x वैल्यू 3/2 होगी और ये जो वैल्यू है ये 1/4 के बराबर होगी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा शिफ्टेड है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो यहां पर 1.5x की वैल्यू होगी, मैं दोबारा बनाता हूं यहां पर, वैसे तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे, अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये x की 1.5 पर, यहां पर 1/4 जो कि 0.25 होती है, तो यहां पर y की वैल्यू आपकी 0.25 है, इधर इस जगह पर, सही है जी, और x की वैल्यू 1.5, और हमने मैक्सिमाइज, इस तरह मिनिमम जब आएगा तो यहां पर सेम काम करना है, बस वो कर्व क्या होगी, वो ओपन अप होगी लाइक दिस, उसमें ये पॉजिटिव होगा। अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कर्व अप होगी, नेगेटिव है, ये आपको पैसे पैराबोला वगैरह में पता होगा, पैराबोला जो आपने पढ़ा है उसमें ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ दिस, भाई ये सिंपल रूल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जब आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्या करते हैं, फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन लिखा और इसकी पावर बढ़ाई, 5 को कर दिया 6 और उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड, और डिवाइडेड बाय, यानी आपने डिनोमिनेटर में इस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, तो कितना डेरिवेटिव आएगा, 3 आ जाएगा, x का 1, 1 का 0, तो देखें कितना आ जाएगा, ये ऊपर की वैल्यू, नीचे 18 आएगा, 18 कहीं भी लिखा इसके ऑप्शन के अलावा, और ये आपका आंसर है, और देखें पावर ऊपर 6 भी है। तो सिंपल चीजें हैं, लेकिन अब कैलकुलेटर यहां पर आपके क्या लाभ करेगा, अगर आपकी इंटीग्रेशन आ जाती है और इंटीग्रेशन में लिमिट गिवन हो, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, तो बिलीव मी आप बस ये लगाएं और अल्लाह खैर सल्लाह, इसमें आप फंक्शन लिखें, यहां पर लिमिट लिखें, आपको ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो दे देगा, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, वैसे इसको भी चेक किया जा सकता है, लिमिट कोई भी लगाकर इसका आंसर देखें और फिर ऑप्शन पुट करके देखें, वो लंबा काम है, जब कभी क्वेश्चन आगे करेंगे तो उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। व्हाट इवैल्यूएट्स दिस, अब ये सिंपल सा फंक्शन है, अब इसमें एक चीज नोट करनी है आपने, अगर तो एक रूल होता है, वो रूल कहता है कि अगर ये फंक्शन ऑड है, अगर यानी आपके पास हो -a to a हो और f of x हो, अगर ये फंक्शन हुआ ऑड तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 है, और अगर ये फंक्शन हुआ इवन, अगर ये फंक्शन क्या हुआ, अगर ये इवन फंक्शन है, इवन dx, यहां पर dx होता है, डिफरेंशियल होता है, तब आंसर होता है 2 टाइम्स लिमिट, फिर हम 0 to a कर लेते हैं, यानी अगर नेगेटिव a to मतलब ये है कि दरमियान में 0 आ रहा है, ये नेगेटिव a है, ये पॉजिटिव a है, तब हम a के निकाले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लिमिट 0 to a कर लेते हैं, तब ये ठीक है, तब ये रूल परफेक्टली फाइन है। अदरवाइज जब ऑड फंक्शन हो, अब देखिए x³ भी ऑड है, x भी ऑड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप x को रिप्लेस कर दो नेगेटिव x के साथ इस फंक्शन में, अगर हम पुट करेंगे तो देखें नेगेटिव x का क्यूब भी क्या आ जाएगा, -x³ और प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, -x, क्योंकि वी आर रिप्लेसिंग x विद -x। अब नेगेटिव काम निकालें, x³ + x, देखते हैं वही फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, तो हमारे पास f of x इक्वल टू बन गया नेगेटिव f of x, तो ये फंक्शन होता है ऑड फंक्शन, तो फंक्शन ही ऑड है, तो -a to a, अच्छा a to a कुछ भी हो सकता है, -1 to +1, -2 to +2, -1.5 to +1.5, कुछ भी, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो गॉट इट, मेरे ख्याल में समझ आपको आगे होगी। अच्छा, इसको हम कर भी सकते हैं, वैसे आपको तसल्ली चाहिए ना,
तो मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपको तसल्ली जाती है, तो तसल्लियां मेरे दिल को दे ऐसा कोई मिला नहीं। तो ये देखें, इसमें हम x का क्यूब डालते हैं। ये देखें अल्फा है, ये x है, इसका क्यूब डाल दिया मैंने, और सॉरी इसका क्यूब डालना था, मैंने स्क्वायर डाल दिया। तो इसका क्यूब डाल दें, ये क्यूब है जी, किधर गया, ये क्यूब है, ठीक है। और क्यूब का शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, प्लस x, अल्फा और x कर दिए, ये ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। अब लिमिट पुट करते हैं, -1 to 1 कर लेते हैं। वैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, -a to a, -2 to 2, कुछ भी। आंसर चेक करते हैं कितना आता है भाई, आंसर 0 आ गया, कंफर्म्ड हो गया, 100% कंफर्म्ड। और अगर इवन फंक्शन हो तो फिर 2 को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन लिमिट 0 to फिर उस बड़े नंबर तक जानी चाहिए। नेक्स्ट 8वां MCQ, इफ दिस इज दिस, ये हमें इंटीग्रल गिवन है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पर सिंपल एक चीज नोट करें कि अब हम, ये फंक्शन एक लीनियर है, तो हम इंटीग्रल भी लीनियर ऑपरेटर है, वो अप्लाई होता है इसी तरह। तो पहले पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 to 4 f of x प्लस 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, और 2 to 4 और सिंपल। अच्छा यहाँ पर dx भी होता है, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, जिस तरह करते हैं डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल भी विद रिस्पेक्ट टू dx होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 बार निकल गया और सिंपल dx आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू का डायरेक्ट पता है कितनी है, 6 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू x जब 1 का इंटीग्रल लिया जाता है वो x आता है, कितना आता है, x। तो लिख देंगे 3 अपर x जब लिखते हैं तो अपर लिमिट कितनी है, 4 है, लोअर लिमिट 2 है, तो लिखेंगे 6 + 3 into अपर लिमिट माइनस लोअर, 4 - 2 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 + 6 12, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। समझ आ गई ना। तो ये बेसिकली इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है a car uniformly accelerates, ठीक है, from rest to travel the distance of 100 meter in 10 second. What is the acceleration of the car? अब लगता है ऐसे कि फिजिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन जो एक चीज अगर आप नोट करें तो वो ये है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो आपकी पोजीशन या डिस्टेंस का पहला डेरिवेटिव होता है, और एक्सीलरेशन पोजीशन या डिस्टेंस का दूसरा डेरिवेटिव होता है। अच्छा, अब लेकिन इसमें एक चीज गिवन हमें कि रेस्ट में है, तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होगी vi, जिसको नॉर्मली u भी कहते हैं, वो 0 आपके पास है मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 100 और मीटर गिवन है, और टाइम कितना है, 10 सेकंड गिवन है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्टेंस पता है लेकिन हमें वेलोसिटी पता, ताकि हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले सकते थे। अब डिस्टेंस कैसे कवर होगा, क्योंकि एक्सीलरेट भी है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पर डिस्टेंस हो, यहाँ पर टाइम हो, वो स्ट्रेट लाइन हो, तब एक्सीलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन इस वजह से हम एक फार्मूला देखेंगे कि कौन सा फार्मूला प्रॉपर है जिससे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, उसमें डिस्टेंस भी आता हो। और हमें फाइनल स्पीड का नहीं पता, इनिशियल का पता है। तो हमें जो फार्मूले नॉर्मली पता होते हैं, वो एक फार्मूला ये होता है vf = vi + at, इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, यूज नहीं करेंगे। एक होता है s = vit या ut + ½ at², ये फार्मूला होता है। इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है, इनिशियल स्पीड भी आ रही है, और इसमें टाइम भी गिवन है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। और तीसरा फार्मूला होता है 2as = vf² या v² - u² या vi²। अब इसमें फाइनल स्पीड का पता ही नहीं है, एक्सीलरेशन का भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, वो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो बेहतर क्या है, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, बिकॉज इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इनिशियल स्पीड 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से हमने क्या निकालना है, a निकालना है ना, तो a निकालने के लिए 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s, और t² जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a आ जाएगा। देखिए ये a निकाला ना, 2 जाके मल्टीप्लाई इसके साथ, और t² डिवाइड, वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं जी। देखें s की कितनी वैल्यू है जी, s हमारे पास है 100, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम 10 है, 10 का स्क्वायर है ना, वो कितना होता है 100, तो ये 2 कट गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 मीटर पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास b क्या आ गया, राइट आंसर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि आपके पास ये मॉडल पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 9th-10th में मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी क्वेश्चंस जो हैं ये मॉडल पेपर से मिलते जुलते आए हैं फाइनल एग्जाम के अंदर। सो इस वजह से इनका करना बड़ा जरूरी है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 10, इन विच रियल लाइफ सिनेरियो व्हाट द कांसेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में से पूछ रहा है कि कहां पर फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना मोस्ट एप्लीकेबल, ये हो सकता है ना बाकी पर भी अप्लाई हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा एप्लीकेबल क्या होता है, अच्छा डेरिवेटिव देखें ना, जब हम कहते हैं dy/dx, एक्चुअली होता क्या है, ये चेंज इन y बाय चेंज इन x है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है, ये एक्चुअली आपका चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आपका ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर कितना चेंज है, y में कितना चेंज, डिवाइडेड बाय x, ये y का चेंज है। देखें यहाँ पर वैल्यू होती है y2 और यहाँ पर होती है y1, चेंज इन y यानी y2 - y1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होता है x2 होता है, यहाँ पर क्या होता है x1, चेंज इन x2 - x1। तो बेशक इसको हम रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेट। यानी किसी भी चीज का रेट अगर निकालना हो कि चेंज इन y कितना आया है, y क्वांटिटी डिवाइड चेंज इन x क्वांटिटी, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो कहता है प्रेडिक्टिंग स्पीड ऑफ अ मूविंग कार। देखिए स्पीड हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से, लेकिन स्पीड में आपकी एक्सीलरेशन भी आती है ना। देखें जो ए होता है, ए इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन यही जो पोजीशन कवर हो रही है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसका डबल डेरिवेटिव है d2s/dt²। ठीक है, तो यहां पर इसका सेकंड ऑर्डर भी इन्वॉल्व होता है। और स्पीड के लिए और भी आपके पास फोर्स भी लगता है ना, फिजिकल टू एम में, वो कंसेप्ट भी होता है। और फिर आगे बाद आपके पास जो विंड चलती है या रिटार्डेशन होती है, ठीक है ना, जो अपोजिट मोशन आपकी होती है, तो वो चीजें भी इसमें फैक्टर आते हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। मॉडलिंग द कूलिंग ऑफ अ हॉट बेवरेज, आपके पास कोई गर्म चाय है, कॉफी है, ठीक है, वो अब ठंडी हो रही है, तो किस रेट से हो रही है, देखिए ना, कूलिंग। तो हीटिंग से कूलिंग, इसका मतलब है कि कोई चीज आप डेरिवेटिव निकाल के इजीली कर सकते हो। कुछ चीज कूल हो रही है ना, तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आप सिंपल टेंजेंट ड्रा करके किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि कितने टाइम में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। कोई अगर हॉट चीज है वो कितनी कूल हो रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस तरह की कर्व हो, आपके पास ऐसे कर्व भी हो सकती है लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, कि कितने टाइम में टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है। तो सिंपल रेट का ये प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मसला ये होता है कि आपके पास कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, और उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो सेकंड ऑर्डर है वो भी यूज होते हैं। RLC सर्किट्स में बेसिकली यूज होता है, इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह यूज होते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, यानी आइडियल नहीं है। आइडियल यही सिचुएशन थी जब हमने टेम्परेचर आपका फॉल हो रहा है। और एरिया में तो आपके पास क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होती है, उसमें फार्मूला ही जो हमने डेरिवेटिव यूज ही नहीं करना होता। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से एक एमसीक्यू था आपका। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 11 में, व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर दिस फंक्शन विद इनिशियल गेस। देखिए ये जो न्यूटन रफसन मेथड होता है ना, ये आपको रूट्स फाइंड करने में बड़ा हेल्प करते हैं। इंजीनियरिंग में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में बड़ा इसका यूज होता है। अच्छा ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है n+1 उसको कहते हैं, और ये करंट अप्रोक्सीमेशन पर डिपेंड करता है, जो कि x की 2 वैल्यू लिखी हुई है, x = 2 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कहते हैं, x माइनस बेसिकली आपका xn है जो कि प्रेजेंट या करंट गैस है, माइनस हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में इस x को पुट करते हैं जो वैल्यू लिखी हुई है, यानी प्रेजेंट वैल्यू को, डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं इसी वैल्यू पर, इसी xn पर कंप्यूट करते हैं। अच्छा अब सिंपल हम कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में बात को ना बड़ी गलती का चांस होता है। फॉर एग्जांपल देखें x2 है ना, तो मैं 2 पुट कर दिया माइनस, अब फंक्शन में जहां पर x है वहां पर आप 2 पुट करो, तो आप पुट करो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर 4 2s are 8 प्लस 8 और फिर -4, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लें कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, -2x आ जाएगा और +4 आ जाएगा। इसमें 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 3s are 12 और -2 2s are 4 और +4, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 माइनस, देखें ये -4 -8 और 8 आपस में कट जाएगा, और 8 ओवर क्या आ जाएगा, 12। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेने के बजाय आप कैलकुलेटर का यूज करें। तो ये जो हमारे पास कैलकुलेटर है, सिंपल लिखें 2 - 8/12, ये तो एक तरीका। फिर कैलकुलेटर का यूज बताता हूं आपको। तो 4/3, तो ये डेसिमल पॉइंट में देखें 1.33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सो 4/3 = 1 तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर सी, यानी बेसिकली क्या है, 1.33। अब दूसरा तरीका यह है कि कैलकुलेटर से भी आप फंक्शन को वैल्यूएट कर सकते हो और ये डेरिवेटिव भी वैल्यूएट कर सकते हो, तो डिफरेंशियल भी या डेरिवेटिव पता चल जाएगा। वो कैसे, देखिएगा। सो हमारे पास ये कैलकुलेटर है ना, तो हम ये डायरेक्ट इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। जरा ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और माइनस लिखेंगे और ऊपर फंक्शन को वैल्यूएट करना है। सो फंक्शन को वैल्यूएट करने के लिए पहले बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं फंक्शन को वैल्यूएट अलग से कर लेता हूं। ये करने के लिए मैं लिखूंगा अल्फा, और फंक्शन मेरे पास क्या है, ये देखें x³ है ना, ये वाला, तो मैं लिखूंगा अल्फा x और इसका क्यूब, शिफ्ट प्रेस करके 3 प्रेस कर दें, या ये भी कर सकते हैं, और -x का स्क्वायर अल्फा प्रेस करके, ये x है इसका स्क्वायर, और उसके अलावा क्या है, +4x है, +4x। इससे फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात मैनुअली बंदे से गलती हो जाती है, जल्दबाजी में भी हो जाती है। -4 ये फंक्शन है ना, कैलकुलेट पर क्लिक करें, और वैल्यू कितनी आपके पास थी, वैल्यू 2 थी, तो 2 प्रेस कर दें, इसको छोड़ दें, क्या लिखा हुआ है 2, इक्वेट करें 8। देखिए हमारे न्यूमरेटर में क्या है, 8 वैल्यू है। आप देखिए डेरिवेटिव को एक वैल्यू पर कैसे कंप्यूट करना होता है, आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करें, और ये देखिए इंटीग्रल में ऊपर dy/dx लिखा हुआ है, ये लिखेंगे, और फंक्शन लिखें, फंक्शन यही लिखना था। तो फंक्शन बेसिकली मुझे चाहिए था कि मैं पिछला भी यूज कर सकता था। एनीवे मैं अल्फा प्रेस करूंगा और x का क्यूब और शिफ्ट और प्रेस करके ये क्यूब हो गया, माइनस x का स्क्वायर अल्फा और x का स्क्वायर और +4x 4 अल्फा x, ये आ गया, और क्या है, -4, ये किया, और वैल्यू देखें, एरो प्रेस करें,
यहाँ पर वैल्यू 2 पुट कर दें, ये डायरेक्ट आपको दे देगा 12। देखें 12 आ गया। तो लाइफ का से आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.33। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन बाय द वे। इतना मुश्किल क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एनी हाउ अगर उसने कहा ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस कंकरेंट एट द पॉइंट, यानी कुछ स्ट्रेट लाइंस होंगी फैमिली, वो इस पॉइंट से गुजरेंगी, वो पॉइंट बताना है आपने। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये ना कि भाई यहाँ ये पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, ये पॉइंट होता है एक्स और वाई की वैल्यूज, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है कि आपके पास एक्स की वैल्यू पहली है, वाई की वैल्यू दूसरी है। नंबर वन थिंग, इसका मतलब है कि इस फंक्शन में, इस स्ट्रेट लाइन में जहां एक्स है जहां वाई है, हम इन पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं। अब इसकी वजह कि हम एक एक पॉइंट को पुट करें, पहले इसको देखते हैं और फिर देखना है कि वो जो आंसर आएगा क्या इससे मैच करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इट कैन बी सिंप्लीफाइड, इट कैन बी सिंप्लीफाइड। कैसे, ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ab है। तो अगर आप पहले दो टर्म को देखें और उसको देखें, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या है a प्लस b होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नेगेटिव क्या है, ये c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये आपके पास a का स्क्वायर है, ये आपके पास b का स्क्वायर है, ये देखें ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c एक दफा आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव c स्क्वायर है ना, ये c एक दफा प्लस एक दफा माना। अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि ये x और y की वैल्यू इसमें पुट करके अगर आंसर तो इससे मैच कर गया किसी एक से, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पॉइंट आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है जी, और ये शॉर्टकट इसका है। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 पुट करूं यहां पर, तो मेरे पास एक चीज नोट करें, a और b दोनों के जो आपके पास कोफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव हैं। ये क्या करें, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो मेरे पास और c क्या है, c प्लस है, c तो खैर प्लस ही आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, ये फैक्टर हमारा कहां पर आ रहा है। तो हमारा पास a और b प्लस बनना चाहिए, ये पुट करूंगा ये y माइनस बन जाएगा, यानी माइनस b बन जाएगा, गलत। इसको पुट करूंगा a नेगेटिव बन जाएगा, ये भी गलत, ठीक है। और इसको पुट करूंगा ये तो कुछ और चीज बन जाएगी, ये तो 1a माइनस 2 भी बन जाएगी, ये वैसे ही गलत है। तो पीछे सेंस क्या बनी इसकी, पुट करके देखें जरा, x की जगह पुट करें 1 और y की जगह भी पुट करें 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू 1a प्लस b इंटू 1b प्लस c इक्वल टू 0। तो देखें, ये लाइन और ये इनके ये फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो इसका मतलब है ये एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, पास, और पॉइंट क्या है, बेसिकली ये वाला पॉइंट है। ऑल दो हमें इस क्वाड्रेटिक से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, अगर हम इसको 0 पुट करें तो ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। यहां पर बेसिकली आपके पास आता है c इक्वल टू a प्लस b आता है, ठीक है, और यहां पर आपके पास आता है c इक्वल टू माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b। तो ये आपके पास एक्चुअली वो पॉइंट्स है, लेकिन वो पॉइंट्स a b नहीं होते, पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट x और y होते हैं। पॉइंट क्या होते हैं, ये x y की वैल्यू है, a b की वैल्यू नहीं लिखी हुई, x y की लिखी हुई। तो इस केस में हमारे पास ये x y पुट करें तब हम इसके साथ मैच हमारा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग आंसर्स हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ वर्टिकल लाइन। देखें, अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखें, ये आपके पास एक वो कहता है कि परपेंडिकुलर टू ये वर्टिकल लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये y एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये ड्रा कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आप निकालें, वो क्या होगी, टू अ वर्टिकल। देखें, ये y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये वर्टिकल लाइन है। बात करते हैं इसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो इसमें x चेंज नहीं होता है, इसमें y चेंज हो रहा है। आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है, ये पोजीशन फिक्स है। तो इसको, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये इधर से पास कर रहा है तो फिर x इक्वल टू -1 होगा। ये x कांस्टेंट होता है, y चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर जनरल लिखे तो x इक्वल टू c इक्वेशन है। अब इस पर वो कहता है कि एक लाइन परपेंडिकुलर है, और देखें y पर x परपेंडिकुलर होता है, या कोई भी परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो वो लाइन आपके पास आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन क्या आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। और स्लोप क्या होती है, स्लोप आपकी होती है m इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो भाई ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है वर्टिकल लाइन के, इस लाइन में कोई y का चेंज ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से y की 2 वैल्यू है, तो इधर पूरी लाइन पर 2 है, तो चेंज इन y क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन x हो रहा है, यस, इधर से मूव कर रहे हैं, तो x इधर 0 है, इधर लेट्स से 2 है, या 3 है, 4 है, तो डिफरेंस जो x में वो आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो x चेंज हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा। तो नीचे क्या है, नीचे आपके पास एक नॉन जीरो वैल्यू है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, नीचे नॉन जीरो वैल्यू लेट्स से 2 है, तो ऊपर जब 0 आ गया, नीचे 2 हो, 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर, आंसर 0 आ जाएगा। स्लोप क्या है, तो इसका मतलब है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कह रहा है। हमेशा द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज ऑलवेज स्लोप ऑफ 0, बिकॉज उसमें y चेंज नहीं होता, और स्लोप आपकी कहती है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन
x, यानी हम कहते हैं ना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, जब आपकी लाइन ही हॉरिजॉन्टल है तो उसकी स्लोप हमेशा जीरो होगी, बेशक वो x एक्सिस खुद हो और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 x एक्सिस की, ठीक है। और अगर ये y2 लिखा हुआ है तो यहाँ इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस 2 एंड सो ऑन। तो याद रखें अगर आपके पास ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, उसकी स्लोप हमेशा जीरो, और वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होती है, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो इसका एंगल 0 डिग्री बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इसका क्या बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है, बिकॉज उसमें x चेंज नहीं हो रहा। तो जब x क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है, जब वहां पर चेंज कोई नहीं है, वहां पर 0 है, मैं पीछे बता चुका हूं, जब नीचे 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड है, ये एंगल 90 डिग्री बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल लाइन के स्लोप अनडिफाइंड, लेकिन हमारे केस में वो जो लाइन थी ना, जो वर्टिकल एक्सिस की लाइन के परपेंडिकुलर थी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, उसकी स्लोप क्या है 0 है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो 14th एमसीक्यू है, इफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस द डोमेन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, तो आर ऑफ टी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखिए अब डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि डोमेन के लिए हम ना एक बेसिकली इंटरवल सेट करते हैं कि किस इंटरवल में ये ट्रू होगा। अब याद रखें लॉग का पता होना चाहिए यार, लॉग जो है ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉग 0 हमेशा अनडिफाइंड होता है। देखिए ये एलन है ना, एलन नेचुरल लॉग, ये देखें यहाँ पर नेचुरल लॉग है, तुम देखें आंसर कितना आया, आंसर 0 आया, सॉरी 0 आया, अनडिफाइंड आया। इसी तरह अगर आप लॉग ऑफ 0 करें तो ये भी क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइंड आएगा। तो और मजे की बात है कि जो लॉग है ना ln1, अगर मैं अप्लाई करता हूँ ln1 तो मेरे पास कितना है 0। अब मैं log ऑफ 1 करता हूँ, ये दूसरी कॉमन चीज है कि 1 पर लॉग हमेशा आपके पास क्या आता है, ये आता है जी 0। अच्छा ये लॉग सिर्फ ये नहीं है, आप लॉग ये भी देख सकते हैं, ये देखें इस लॉग में बेस होती है, मैं लॉग की बेस 2 कर लेता हूँ। पहले नेचुरल लॉग की बेस 10 होती थी और सॉरी e होती थी, और कॉमन लॉग की बेस 10, मैंने बेस 2 कर ली, मैं इसका भी मान लेता हूँ, तो आंसर देखें इसका भी 0। तो पता चला लॉग की जो मर्जी बेस हो, बेस ई हो, बेस 10 हो, बेस 2 हो, बेस 5, लेकिन 0 का करेंगे तो अनडिफाइंड, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 नहीं डाल सकता, यानी इनपुट में लॉग में 0 नहीं आ सकता, लॉग ऑफ 0 इम्पॉसिबल। दूसरी चीज क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर देखें कभी भी नेगेटिव नंबर, हाँ 0 आ सकता है, स्क्वायर रूट 0 परफेक्टली फाइन, 0 आंसर आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ये अनडिफाइंड, ये इमेज नहीं देता है आपको, ठीक है। तो ये देखें नेगेटिव 1 किया, अनडिफाइंड। तो पता क्या चला, पता ये चला कि हमने जब डोमेन निकाली है तो वो तमाम नंबर शामिल नहीं करने जिस पर आंसर अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब है कि ये log 0 कब बन सकता था, अगर t-2 को हम 0 इक्वेट कर देना, t-2 को 0, या हम क्या पुट करेंगे इसमें 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू। तो 1 पर 0 होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0.1 इस पर एक्सेस करेगा लॉग, इस पर आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लॉग आपका तब वैल्यू देगा जब जो अंदर वाला जो इसका आर्गुमेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, इक्वल करेंगे अनडिफाइंड आ जाएगा। तो यहां से हमें टी का पता चल जाएगा कि टी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए लॉग के लिए, किसके लिए, नेचुरल लॉग के लिए। नेचुरल लॉग के लिए आपके पास टी की ये वैल्यू होगी तो ये डिफाइंड रहेगा, ठीक है। अदरवाइज हाँ नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए ये मैं करता हूं ना लॉग ln और मैं लिखता हूं -0.5, तो भाई ये अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब है 0 एंड बिलो अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू डालता हूं लॉग में 1 से, तो नेगेटिव आंसर आता है, बस फर्क ये है, और नेगेटिव आंसर बिल्कुल रियल नंबर आ सकता है। तो एक चीज पता चल गई कि अगर लॉग जो है वो 0 में इनपुट में नहीं आ सकता, 0 से कम वैल्यू नहीं आ सकती, 0 से बड़ी आ सकती है। इस वजह से मैंने ये कंडीशन लगाई कि जो इनपुट आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं, इक्वल करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट बताया 0 डाल सकते हैं, तो इसमें स्क्वायर रूट वाले में जब देखेंगे 4 - t, इसको कलर चेंज करते हैं, इट ग्रेटर देन, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें इक्वल हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो इसका मतलब क्या हो, यहां से t निकालना है तो t उधर जाकर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा +t, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू +t, और अगर इधर से रीड करें तो t लेस देन इक्वल टू 4, ये आपके पास है। अच्छा यहाँ पर इनइक्वालिटी बच्चे बड़े परेशान होते हैं, वो अगर आप ऐसे करोगे ना तो फंस जाओगे। देखें उसमें गलती का चांस ज्यादा है, और मैं बता देता हूं आपको, कुछ लोग ऐसे भी करते होते हैं, ये +4 इधर आकर क्या हो गया -4, वो लिखते हैं ऐसे -t ग्रेटर देन इक्वल टू -4, चलो जी माइनस माइनस काट दो, तो माइनस माइनस से नहीं काटते भाई, अगर नेगेटिव, इसका मतलब है आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो -1 से, तो उस केस में क्या होता है, आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मेरे पास ऐसे हो जाएगा t लेस देन इक्वल टू +4, जो कि ये मैंने ऑलरेडी कर लिया था। अब यहां पर एक चीज बताता हूं कि कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है जी, मेरे पास नंबर है -5 और बल्कि +5 है, और ये लेस देन 10 है या नहीं, 5 10 छोटा है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ, या डिवाइड करो या रेसिप्रोकल करो। जब भी आप इनइक्वालिटी आपके पास हो,
आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या रेसिप्रोकल करें, उल्टा दें, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, करो जी, ये क्या देगा -5 और ये कितना देगा -10। अब मुझे बताएं कौन सा नंबर बड़ा है। रियल नंबर लाइन देखें ना, ऐसी करके होती है, यहाँ पर रियल नंबर लाइन है आपके पास और यहाँ पर 0 होता है आपके पास, ये -5 इधर होता है, 0 करीब, -1 और पीछे। तो जितने अगले नंबर है वो बड़े होते हैं, 0 सबसे बड़ा है और ये -5 इससे आगे आ रहा है तो ये बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, इससे बड़ा है। तो -5 बड़ा का मतलब क्या हो सकता है कि इनइक्वालिटी की देखें, पहले लेस देन थी अब ग्रेटर हो गई। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए, उसके साइन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप ऐसा करना चाहते हैं जिस तरह मैंने किया कि +4 इधर के -4 और फिर काट दिया, कुछ लोग ऐसे को काट देते हैं, वो बहुत जुल्म करते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो पता क्या चला हमें कि t की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 4 या उससे छोटी हो सकती है, 4 या उससे छोटी, यानी 2 से बड़ी, ये देखें 2 से बड़ी 4 से छोटी। ये आपका पूरा पूरा शॉर्ट क्वेश्चन ही हो गया किस्म का, पूरा पूरा। वैसे तो हम ये भी कर सकते थे कि हम टेस्ट कर सकते थे, इसको पुट करके देखें, इसमें पुट करके देखें, फिर इसमें पुट करके देखें। देखें ये कहता है t ग्रेटर देन 2, भाई अगर मैं t की वैल्यू अगर 3 भी पुट करूं तो 3 माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी ये परफेक्टली 4 है, लेकिन मसला ये है कि इसका इशू अब यहां पर ये बन रहा है कि अगर मैं t की वैल्यू, क्योंकि 4 - 3 ग्रेटर देन 2 वो कह रहे हैं ना, अगर t की वैल्यू पुट करता हूं 5, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है ना, पुट करें 4 - 5 वो -1, तो -1 का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये आंसर है। इसमें देखें, इसमें उसने बस इक्वल टू लगा दिया, तो इसमें भी अगर मैं t की वैल्यू 5 बड़ी पुट करूंगा, मेरे पास अनडिफाइंड है, 4 - 5 4 - 6 नेगेटिव आंसर आ रहा है, नहीं पुट कर सकता। और ये कहते हैं सारे रियल नंबर पुट करो, ये तो बेवकूफ बात कर रहे हैं ना, सारे नंबर कैसे पुट कर सकते हैं हम? अब क्या 5 जो अभी पुट किया वो रियल नंबर नहीं था? यस था, सारे पुट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो पीछे क्या रह गई है, इस तरह भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ऑप्शंस बाद पुट करने से लाइफ बड़ी सिंपल हो जाती है, आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपलीफाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 15 एमसीक्यूज। अगर ये वेक्टर ये गिवन है और आपके पास देन एक्सीलरेशन, देखिए वेलोसिटी वेक्टर ना, तो एक्सीलरेशन जो होता है ना, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका बस डेरिवेटिव ले लें, बेशक करने की जरूरत ही आपको कोई नहीं। इधर देखें cos t का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव sin t, क्योंकि वेरिएबल t है ना, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो नेगेटिव sin t देखें कहां, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, यहां पर है, सब में ही है नेगेटिव sin t। तो इसका मतलब है इसको गोली मारे। यहां पर देखें ये 3t के है, तो 3x का 3 होता है, 3t का 3 हो जाएगा, तो +3k होना चाहिए, +3k, इसमें k है ही नहीं, इसी वजह से गलत हो गया। इसमें 3k है, ये भी गलत है, ये 3k है, ये भी 3k है, दो में 3k आ रहा है, अब पीछे रह गई है, तो इसमें दो ऑप्शन गलत हो गए। अब देखें ये क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 कांस्टेंट है, 2 बार आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन होता है, तो 2 कोसाइन एंगल वही मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, अगर एंगल t ना हो, t का तो विद रिस्पेक्ट टू t1 होता है, लेकिन कोई और एंगल हो ना, तो साइन का कॉस, पहले ये कांस्टेंट, वैसे साइन का कोसाइन इनटू एंगल का डेरिवेटिव, तो 2t का 2 आ जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, 4 कोसाइन 2t आ जाएगा, तो 4 कोसाइन 2t देखें इसमें 2 लिखा हुआ है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं तो समझाने के लिए किया आपको, आप डायरेक्ट देखें कि अगर कोई पेपर में यहाँ पर cos 2t आता है तो उसका नेगेटिव जो है ना 2 साइन 2t होगा, अगर ये 2 यहाँ पर नहीं आता, तो अगर आता है तो फिर नेगेटिव 4 साइन 2t होगा। तो पता ये चला कि cos 2t जो है cos 2t रहेगा, लेकिन पीछे 2t का डेरिवेटिव 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर 4 बन जाएंगे, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस वजह से ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ये क्या है आपका, यही आंसर है ना, यस ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि 3t का देखें 3 है और 4 cos है और ये नेगेटिव, तो डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, लेट इट गो, सो मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब करते हैं एमसीक्यू नंबर 16। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास कॉर्ड इनवर्स नहीं होता। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है ना आपके पास इनवर्सेस के अंदर होती है, और ये कॉर्ड जो होता है इसकी 0 से पाई तक होती है, क्योंकि इसका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्योंकि इसका पीरियड आपका पाई होता है ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, या 0 टू 180 डिग्री हो सकती है। और अच्छा, अब इसका पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, मैं इसका मतलब है कि इसका पहले रेफरेंस एंगल निकालते हैं। अब यहाँ पर एक दो फार्मूले जिसको आप यूज करके इजीली कंप्यूट कर सकते हो। देखें, एक तरीका जो है कॉट इनवर्स है ना, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब आप रेफरेंस एंगल निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव निकालना है, नेगेटिव साइन को यूज नहीं करना। तो एक फार्मूला होता है आपके पास, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, एक ये फार्मूला आपके पास होता है। तो इसका मतलब है अगर इस cot को मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, मेरे पास सिंपल आ जाएगा tan इनवर्स
और ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट। और हमें पता है कि tan इनवर्स किसके बराबर होता है, सिंपल कैलकुलेटर पर मैंने चेक किया, देखें ये tan इनवर्स 30 डिग्री के बराबर है, किसके बराबर है 30 डिग्री के। तो ये आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल आ गया। क्योंकि cos यहां पर देखिए नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब है cos पहले में तो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि उसका पीरियड पाई होता है, उसका पीरियड क्या होता है पाई। तो हम पाई में से एंगल निकालेंगे, पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो पाई और ये 30 डिग्री किसके बराबर है, ये पाई/6 के बराबर होता है। सिंपली आप इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास रेडियन में आ जाएगा। तो पाई माइनस पाई/6 करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई तो कितना आ जाएगा 5 पाई/6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये एक तरीके से है। इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो कि आपके पास वैसे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है कि जो cot इनवर्स अगर नेगेटिव x लिखा हुआ है आपके पास तो ये बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, जो कि हमने यही यूज किया बेसिकली, ये हमने यही यूज किया, ये रिजल्ट जो हमने यूज किया इसमें नेगेटिव साइन एज इट इज यूज करें तो आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप फिर ट्रायंगल बना लें, क्या बना लें आप इसकी ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल लाइक कि अब आपको पता चल गया कि ये tan इनवर्स 1/x होता है, यानी tan इनवर्स 1/x का मतलब क्या है कि इसको स्क्वायर रूट कर दो। तो tan में हम क्या कर लेंगे, tan में बेसिकली अगर ये tan इनवर्स है ना तो 1/3 का स्क्वायर रूट आपके पास है ना, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स दिस ओवर दिस। तो एनी हाउ उससे पता चल जाएगा कि 30 डिग्री आता है, तो 180 में 30 निकालने 150 डिग्री आ जाएगा, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो यहां से अच्छा इसका एक और रूल भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये बराबर होता है पाई/2 के। तो इसको यूज करके भी आप ये जो cot इनवर्स x है इसका एंगल क्या आता है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको गिवन है, तो ये से भी आपका 30 डिग्री आएगा और फिर उसको 180 में माइनस कर देंगे। तो मल्टीपल वेज है इसको करने के। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने x निकालना है और x को निकालने के लिए साइन इधर रखेंगे और साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। ये सिंपल कैलकुलेटर्स कर लेते हैं, देखिए ये tan इनवर्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स, इसको मैं हटा देता हूं, बल्कि ये 3 का स्क्वायर रूट मुझे चले यानी ये शिफ्ट प्रेस करूंगा और साइन इनवर्स करूंगा, बल्कि नहीं किया हुआ, शिफ्ट प्रेस करके साइन इनवर्स ये हो जाएगा। और ये देखें 3 का स्क्वायर रूट बटा 2, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया आंसर 60 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री को अगर आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, अच्छा किसी भी डिग्री को वैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो क्या तरीका होता है पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर ले, एक ये तरीका है। और 6 3 18 पाई/3 आंसर आ गया। दूसरा आपके पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट तरीका भी होता है कि आप देखें ना मैंने रेडियन में जाना है तो मैं रेडियन में चला जाऊंगा, पहले डिग्री लिखा हुआ है तो मैं रेडियन शिफ्ट प्रेस करके मोड में रेडियन में चला जाऊंगा 4। इसमें कोई भी एंगल का आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एंगल, एनी एंगल। जब आपको पता है कि मेरा पास जो एंगल है वो क्योंकि डिग्री में हमें मिला था 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है 60 लिखेंगे, कोई भी डिग्री में एंगल है लिखें, शिफ्ट प्रेस करें, आंसर पर क्लिक करें और डिग्री के लिए 1 प्रेस कर दें, क्योंकि ये डिग्री में गिवन था, रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन मोड रेडियन में सेट है, इक्वल प्रेस कर दें, देखें पाई/3 आ गया कि नहीं आ गया, हमने वो ही निकाला। तो कैलकुलेटर काफी आपकी हेल्प करता है। इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। अब इसके लिए अगर आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन आती है तब जिंदगी आसान होने वाली है, और वो जनरल इक्वेशन क्या होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये जनरल इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, वो क्या होती है x² प्लस y² और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ये आपका ओरिजिन से पास करता होता है, इसका सेंटर ओरिजिन होता है, वैसे होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला आपका मतलब इसमें सेंटर एच के है, ठीक है, 0 0 नहीं है। अच्छा और ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें सेंटर क्या होता है, सेंटर निकालने के लिए, सेंटर के पॉइंट जो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड भी करते हैं साथ, बल्कि नेगेटिव 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, नेगेटिव, ये उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो -g, ये -2 से डिवाइड करेंगे -f, ये सेंटर होता है। और अगर क्वेश्चन में रेडियस आ जाए, एट टाइम्स रेडियस भी पूछते हैं, तो रेडियस भी याद कर लें, वो क्या होता है g² प्लस f² माइनस e, इसको नेगेटिव साइन चेंज करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अगर आता है तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये जनरल इक्वेशन सर्कल की गिवन है। तो देखिए अगर मुझे सेंटर चाहिए तो इसने क्या है, सेंटर इसका यहां पर लाई कर रहा है ऑलरेडी, सेंटर का कोऑर्डिनेट का पता है, लेकिन यहां सेंटर कैसे निकालेंगे, ये जो m है इसको -2 से डिवाइड करेंगे, तो लिखूंगा m डिवाइडेड बाय -2, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो ये जो मेरे पास पहला आ जाएगा कोऑर्डिनेट सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट, यहां पर कितना लिखा हुआ है 4, तो इसको इसके इक्वेट कर दूंगा, यहां से m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 2 are 8 और ये -8, ये वैल्यू आपके पास m आ गई। इसी तरह आप जो दूसरा y का आपके पास सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको -2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा -n/2 हो जाएगा,
इज इक्वल टू, यहां पर क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट सेंटर का, क्योंकि ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है, दोनों को इक्वेट कर रहा हूं बेसिकली। तो आपके पास यहां पर माइनस माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 16, a2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 16 है, ये -8 है, दोनों को ऐड करें 16 - 8, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, +8 आंसर आ जाएगा। सो सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये तो ट्रिकी है, इनमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ रही है बाय द वे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है सेकंड लास्ट 19th, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला। याद रखिए पैराबोला में जो a होता है ना, ये वर्टेक्स और फोकस के दरमियान डिस्टेंस होता है। किसके दरमियान? मेरे पैराबोला के भी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इंटीटेस्ट की प्रिपरेशन के अंदर मैंने पैराबोला और जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, मैं आपको दिखाता हूं बाद में वेबसाइट पर भी कि उसमें क्या क्या चीजें अपलोड मैंने की हुई, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना, लिमिट्स के भी हैं, फंक्शंस के भी हैं, तो यहां पर देखें स्ट्रेट लाइन के भी हैं। ठीक है, तो ये ए होता है, ये आपका होता है वर्टेक्स और ये आपके पास होता है फोकस, इसका डिस्टेंस क्या होता है? ए होता है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन के एक लाइन स्ट्रेट लाइन, ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, एक जनरल होती है एक स्टैंडर्ड होती है। जनरल इक्वेशन ऐसी होती है ax + by + c = 0, और उसमें जो कंडीशन होती है दैट कंडीशन इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमने देखना होता है कि स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पर। अच्छा, पैराबोला मल्टीपल किस्म का होता है, 4 होते हैं, ओपनिंग राइटवर्ड, ओपनिंग लेफ्टवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो x² = 4ay आपके पास होता है, इस तरह प्लस माइनस होता है, और y² = +-4ax आपके पास होता है। तो ये वाला जो हमने देखा है, ये बेसिकली ये वाला है पॉजिटिव साइड वाला जो हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 टाइप्स है। तो कंडीशन ये होती है, वो कंडीशन, क्योंकि स्ट्रेट जो आपके पास लाइन होती है ना स्टैंडर्ड, वो होती है mx + c, ये स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये लाइन इस किस्म के पैराबोला पर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ये होती है a/m। a क्या है? a आपका डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स, जो कि यहां पर हो रहा है यूज ये वाला, और m क्या है? उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। अब स्ट्रेट लाइन अगर आपको इस फॉर्म में लिखी हो, इस फॉर्म में, तो उसकी जो स्लोप है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे तो ऐसे उसको y अलग कर ले फिर भी ठीक है, तो x का कोफिशिएंट जो है वो स्लोप हो जाता है, और ये क्या होता है? ये y इंटरसेप्ट होता है कि ये लाइन y एक्सिस को कट कहां पर करती है, यहां पर, ये y का वो पॉइंट होता है। अच्छा, तो अब यहां पर दोबारा आते हैं, तो तरीका क्या होता है स्लोप निकालने का? अगर ऐसी जनरल इक्वेशन लिखी हो आपके पास और प्लस यहां पर लिखा हो, तो माइनस जो आपके पास होगा ना, -a/b, यानी a x का कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज करें और b से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखें ना हमने y को अलग करना है ना, तो यहां पर b है ना, तो उससे हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, और जो y इंटरसेप्ट है आपके पास, उसको लेट्स से मैं कैपिटल C से डिनोट कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू -c/b। तो दोनों में नेगेटिव आना है और b से डिवाइड करना है, -a और -c। ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगी, और y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, तो a हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो a किसके बराबर है? वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो एक तरीका तो यह है कि स्लोप इधर से निकालें आप, ये देखें -a/b, तो माइनस लगाएंगे, a कितना है? 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y b होता है। ठीक है, और कोफिशिएंट ये c होता है, -a/b, b कितना है? वो भी -3 है, नेगेटिव कट जाएगा तो स्लोप 2/3 आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे? यहां पर पुट कर देंगे 2/3, ये स्लोप आपके पास आ गई। अब हमने क्या निकाला? y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या बोला? -c/b, यानी जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, उसको नेगेटिव करना है और उसे b से डिवाइड कर देना। -3 से करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो 3 2 = 6, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और 2 2 = 4, 4/3 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 4/3, सी इज द राइट आंसर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें आप, इधर आके सिंप्लीफाई करके और y अलग कर लें। देखें ये -3y उधर आके +3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x + 6। अब 3 से डिवाइड कर दें, y को सेपरेट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2/3x और +6/3 कितना होता है? 3 2 = 6 2। तो अब देखें ये स्लोप आपके पास 2/3, हमने भी 2/3 निकाली थी, और y इंटरसेप्ट 2 हमने भी 2 ही निकाला था। देखें दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, ये है कि आपकी कंडीशन है किसकी? ये कंडीशन है कि एक स्ट्रेट लाइन y = mx + c एक पैराबोला पर क्या होगी? टेंजेंट होगी। दूसरी कंडीशन ये है, इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको हम बाद में कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, बल्कि इसको कंट्रोल में x कर लेता हूं। दूसरी कंडीशन ये है आपके पास कि अगर आपके पास यहां पर सर्कल आ जाए, इलिप्स आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? क्या आ जाए? सर्कल आ जाए आपके पास इलिप्स आ जाए, ठीक है, और आपके पास हाइपरबोला आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये कंडीशन कैसे जो है वो डिसाइड होगी। अच्छा, अब उसको देखने के लिए यहां पर याद रख लें कि अगर आपके पास सर्कल है ना, क्या है? सर्कल,
तो सर्कल में सिंपल ये कंडीशन होती है, क्योंकि हमने ना इस इक्वेशन को देखना होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन एक कर्व पर टेंजेंट होनी चाहिए, एक पॉइंट पर कट करना चाहिए इसको। तो उसमें सर्कल में ये कंडीशन आपके पास है कि जो सी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, इनटू एम स्क्वायर प्लस 1। ये कंडीशन याद कर लें। इसमें सी की दो वैल्यूज आएगी, अगर सी का स्क्वायर रूट ले तो प्लस माइनस आर, यानी बेसिकली आ जाएगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास सी कंडीशन आती है सर्कल के केस में। तो इससे आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी अगर आपको ये याद है। दूसरी क्या कंडीशन है, अगर आपके पास इलिप्स है, क्या है, इलिप्स और पैराबोला में स्लाइड सा फर्क है थोड़ा सा, उसमें क्योंकि ये सी निकालना होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सी कैसे निकलता है, सी का सारा रोल होता है वैसे, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू उसमें होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि इलिप्स आपके पास ऐसी होती है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सॉरी क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर ओवर, ये उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपके पास है। और ये ए स्क्वायर जो है, ये बड़ी वैल्यू को ए स्क्वायर कहते हैं, छोटी वैल्यू को बी स्क्वायर कहते हैं। तो यहां से ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इधर से आते हैं, और m कहां से आता है, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वहां से आता है। तो यहां से अगर देखें तो यहां पर आपके पास c जो बनता है दैट इज प्लस माइनस दो वैल्यूज बनती हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन आपको याद है तो आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। और हाइपरबोला में थोड़ा सा फर्क है। हाइपरबोला में क्या है, थोड़ा सा फर्क है कंडीशन का, कि ये जो c होता है ना, जिस तरह यहां पर लिखा ना हमने ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो उसमें भी बस यही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और वहां पर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि हाइपरबोला में होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर याद। तो फर्क है, जब नेगेटिव आएगा दरमियान में तो हाइपरबोला है, प्लस आएगा तो वो इलिप्स है, और सर्कल आएगा तो ये है आर, रेडियस ऑफ सर्कल है। और उसके अलावा मैं ऑलरेडी ए बाई एम आपको बता चुका हूं, ये किसका होता है, ये पैराबोला का होता है। किसका होता है, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो अब ये पैराबोला, तो यहां पर हम जो है ना, एक होता है हाइपरबली। हाइपरबली पता किसे कहते हैं, हाइपर एग्जैजरेशन कहते हैं, जब हम अजमीन असमा के कला पे मिला दें किसी की तारीफ करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। जिस तरह के आजकल जो बशीर वगैरह करते होते हैं वजीर आजम का या बड़े अफसरों लोगों का, ठीक है, लिपा टोपी करनी और ऐसे जो है ना फूके चढ़ाई रखना। ये अब कहता है कि देखिए, अब अगला क्वेश्चन वही आ गया कि वो कंडीशन हमारी काम आएगी। अब यहाँ पर वो कंडीशन कैसे काम आएगी, ये लिखा हुआ है जी, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये टेंजेंट है इलिप्स से, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालें। तो भाई लैम्डा तब आ सकता है, देखें लैम्डा कहां पर यूज हो रहा है, जस्ट चेक हियर। ये स्ट्रेट लाइन में आपके पास इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करें स्ट्रेट लाइन को, जिस तरह हम स्लोप निकालते हैं, y को मैं अलग ले जाऊं, y इधर आके प्लस हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा x प्लस लैम्डा। तो यहां से मेरे पास स्लोप भी आ गई, कितनी आ गई 1, और यहां पर मेरे y इंटरसेप्ट भी आ गया, क्या आ गया, लैम्डा। और y इंटरसेप्ट ही तो सारी कंडीशन है। ये जितना हमने काम किया, ये क्या चीज थी, ये y इंटरसेप्ट है कि वो लाइन वो y से कहां पर कट करेगी, और ये भी क्या है, y इंटरसेप्ट। सारी कंडीशन y इंटरसेप्ट की है। तो यहां पर y इंटरसेप्ट बेसिकली लैम्डा आपका है, तो वही कंडीशन पुट कर दें। आपके पास देखें जो बड़ी वैल्यू होती है वो a स्क्वायर होता है, तो ये इलिप्स है ना, तो बड़ी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, और b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वो 4 है। ये देखें, ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो हमने करना बस वही इक्वेशन लगा देनी है। वो इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर इलिप्स है तो। अगर नेगेटिव है तो पर हाइपरबोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सी स्क्वायर किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि सी लैम्डा है, ठीक है, यहां से आपके पास लैम्डा आ रहा है, तो इसकी जगह पुट करते हैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कितना है जी, ए स्क्वायर आपके पास 9 है, तो क्या आ जाएगा 9 एम स्क्वायर, एम कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर वो कितना है 4, तो कितना आ गया 13। तो इसका मतलब है लैम्डा निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 13। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये कंडीशन आपको बड़ी हेल्प करेंगी, इस वजह से मैंने सारी बता दी कि कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये जी हमारे सारे एमसीक्यूज हो गए। अभी मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये मेरी प्ले लिस्ट है यूट्यूब पर। आगे आपने इंटीजर्स देने होंगे, नस्ट एनईटी देना होगा, फास्ट का देना होगा, जीकी, कॉमसेट, यूईटी, कुछ भी, तो आपको बड़े हेल्प करने वाले हैं। ये पास यदि कंप्लेक्स नंबर के डाले हुए मैंने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, अभी आपके नहीं है, आपके लिमिट फंक्शंस के हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्रूशियल है। डोमेन रेंज के मैंने अलग से डाले हुए हैं, देखें इसके मैंने 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग से भी डाले हुए हैं, और डेरिवेटिव्स की 80 एमसीक्यूज, इंटीग्रेशन की 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए बाय द वे मैंने यहाँ पर। और एनालिटिकल ज्योमेट्री, आज उसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट रहता है वो मैं इंशाल्लाह डालूंगा। और कोनिक सेक्शन में देखें मैंने सर्कल को अलग कवर किया, मैंने पैराबोला को अलग कवर किया, और इलिप्स को और हाइपरबोला का अलग कवर किया मैंने, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट है, और जो नस वगैरह में पहले आए हुए हैं और बाकी चीजें देखें, ये नस के पास पेपर के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, तो इंटर टेस्ट में भी हेल्प होगी और पेपरों में भी आपको हेल्प होगी। तो मैंने कोशिश की
कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने कराए, जहां जहां ट्रिक्स लगते थे, जहां पर ऑप्शन पॉसिबल थे, कैलकुलेटर का जो यूज था वो आपको मैंने बताया। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको हेल्प मिल सके। अब आप बता सकते हो फीडबैक में कि वाकई हेल्प मिली है कि बस आपका टाइम वेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी नई जो आपको जो है पहले ना पता हो, आपको सारे पता था। अगर नहीं पता था और पता चला तो आप कमेंट में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी का कंटेंट मैंने कवर करना है इंशाल्लाह, वहां पर भी आपको फायदा होगा और एंट्रेंस की तैयारी भी हो जाएगी। और सी यू, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।